हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। बात है 1950 की। सोवियत यूनियन खेलों की दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। फिर 1954 में हुई वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सोवियत यूनियन के वेट लिफ्टर्स ने 7 में से 4 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर जीत के अमेरिका से वेट लिफ्टिंग पावर हाउस होने का खिताब छीन लिया और अगले 14 सालों तक किसी को अपने आसपास भी नहीं फटकने दिया। इस चैंपियनशिप के खत्म होने के बाद यूएस टीम के डॉक्टर जॉन जिगलर सोवियत यूनियन के डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं, आखिर तुम अपने खिलाड़ियों को क्या खिलाते हो? कोई भी इनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। और बातों ही बातों में सोवियत यूनियन टीम के डॉक्टर आर्केडी इयानोविच वोरोबेव से उस सीक्रेट फॉर्मूले का नाम जान लेते हैं और वो था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके बाद डॉक्टर जिगलर सीबा फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिलकर अमेरिकन एथलीट्स के लिए 1955 में डायाबॉल की खोज करते हैं ताकि अमेरिकन एथलीट सोवियत यूनियन को हरा सकें। और यहाँ से शुरू होती है कोल्ड वॉर से जन्मी स्टीरॉयड रेस। तो क्या स्टीरॉयड्स सिर्फ मरियल मसल के मसले सुलझाने का ही काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण देखो, अगर मैं आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊं जो आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने में मदद कर सके, लोगों के सामने बोलने में आपको हो रही झिझक को खत्म कर दे, आपकी चाल ढाल, बात करने के तरीके और हाजिर जवाबी का लोगों को फैन बना दे, तो क्या लगता है आपको, क्या कोई ऐसी दवा हो सकती है? वेल, बिल्कुल है, जिसे हम बीटा ब्लॉकर्स के नाम से जानते हैं, जो ऐसे खेलों में इस्तेमाल होती हैं जहां बहुत ही ज्यादा हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए, जैसे शूटिंग, आर्चरी, चेस। ये दवाइयां दिमाग पर टेंशन को हावी नहीं होने देती और शरीर से मैक्सिमम आउटपुट निकलवाती हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनका यूज सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही लिमिटेड है, तो जी मैं आपसे बस यही कहूंगा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टेरॉइड्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि वैज्ञानिकों के मन में ये विचार कहां से आया कि स्टेरॉइड जैसी चीज को बनाया भी जा सकता है? क्या ये कोई एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी? नहीं, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी तो नहीं थी जनाब, बल्कि इन्हें बनाने का आइडिया दिया बैलों के अंडकोश ने। हाँ जी, बुल टेस्टिकल्स। अब ये अंग्रेजी का टेस्टिकल वर्ड्स अपने को पसंद नहीं, तो अपन इसे गोटे बोलेंगे, यानी टेस्टिकल मतलब गोटे। तो जब भी मैं गोटे बोलूं तो समझ जाना मैं किधर इशारा कर रहा हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है बैलों के गोटों पर किए गए हमले से। हाँ जी, बात है 6000 साल पुरानी। लोगों ने जानवरों को अपने घरों में पालना शुरू कर दिया था। अब खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले मेल जानवरों का नेचर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था, लड़ाकू था, उन्हें हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए जानवरों का कैस्ट्रेशन किया जाने लगा, यानी मेल जानवरों को बधिया किया जाने लगा, यानी एक गोटे को निकाल कर शरीर से अलग कर दिया गया और किसी किसी जानवरों के तो दोनों गोटे निकाल लिए जाते थे। गोटों की ये चीड़-फाड़ का काम यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, स्पेन और पुर्तगाल में ग्रीस से आया था और ये आज भी बहुत सारे देशों में किया जाता है। रोमन साम्राज्य के दिनों में जब ग्लैडिएटर कॉम्पिटिशंस होते थे, तब घोड़ों को और ग्लैडिएटर्स को ऐसी दवाइयां दी जाती थी जिससे घोड़े तेज दौड़ सके और ग्लैडिएटर्स को दर्द और चोट का एहसास ना हो। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में एथलीट्स कोकोआ और कोकेन का मिक्सचर बनाकर चूर्ण की तरह चाटने लगे ताकि उनकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में औरों से बेहतर है। अब भैया खोजबीन जारी रही और पता लगा कि इन गोटों में एक लेडिक सेल होता है जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है और यही हार्मोन इस एग्रेसिव नेचर और मेल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करके सामने लाता है। और चिंता ना करो, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कोई स्टीरॉइड नहीं फूंका है। कभी आप सोचो आज मास्टर जी बायो कहाँ से उगल रहे हैं, विकिपीडिया से कॉपी मार रहा हूँ। मेरी और बायो की दोस्ती अभी भी नहीं हुई है। आगे सुनो। अब डॉक्टर साहब की टीम ये सोचती है क्या इस टेस्टोस्टेरोन को लैब के अंदर बनाया जा सकता है। तो 1935 में एडोल्फ बुटेनेट और लियोपोल्ड रूजिका, इन दोनों वैज्ञानिकों की टीम टेस्टोस्टेरोन को सिंथेटिकली बनाने में कामयाबी हासिल कर लेती है। हालांकि इनका इरादा ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट देना था जिनकी बॉडी पर्याप्त मात्रा में टेस्टोस्टेरोन नहीं बना पा रही थी। लेकिन 1940 और 1945 के बीच में हिटलर ने इनकी डोज अपने सैनिकों को देना शुरू कर दिया ताकि वो एग्रेसिव हो जाएं और लोगों पर बिना रहम के अत्याचार करें। और हुआ भी ऐसा ही। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका, ब्रिटिश, जर्मन, जापानीज, इन सभी ने अपने सैनिकों को एम्फेटामिन्स दी थी। ये कोकेन का सब्स्टिट्यूट है, इसका असर ज्यादा देर तक रहता है और इसे लेने के बाद न थकान होगी, न भूख लगेगी, शरीर में ताकत महसूस होगी और एक सिपाही लड़ता ही जाएगा। लड़ाई के समय जंग के हालातों में बहुत सारे देश अपने सैनिकों को इस तरह की दवाइयां देते हैं कि वो बिना थके बिना रुके लगातार लड़ते रहें। आपको क्या लगता है क्या आज के समय अलग अलग देश की सेनाएं अपने सैनिकों को सुपर ड्रग नहीं देती होंगी? वेल, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हो। अब टेस्टोस्टेरोन की डिस्कवरी के बाद सबसे पहले इसके स्पोर्ट्स में होने वाले फायदे को रशियन डॉक्टर्स ने पहचान लिया और स्टीरॉइड्स
सरकार के आदेश पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ रशिया में हो रहा था, तो ऐसा नहीं था। डेनाबॉल की खोज के बाद अमेरिकन सरकार ने भी स्टेरॉइड्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया। और भाई साहब, अमेरिकन और रशियन एथलीट बस यही दोनों गोल्ड जीतते थे बाकी सब तो इनकी परफॉर्मेंस देखने ही आते थे। अब जरा जान लेते हैं कि स्टेरॉइड्स काम कैसे करते हैं। और मैं यहाँ पर एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर मौकों पर स्टेरॉइड्स को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, पहला इंजेक्टेबल और दूसरा टैबलेट। स्टेरॉइड को गोली के रूप में गटकने के बाद इसके एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है, यानी छोटी आंत में, जहाँ से ये जाता है लीवर के पास, जो इसे वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में तोड़ देता है। और फिर ये खून में मिलकर यानी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। और फिर शुरू होती है केमिकल रिएक्शंस की एक प्रक्रिया, जिसका रिजल्ट हमें मसल बिल्डिंग इफेक्ट के रूप में दिखता है। अब ओरल स्टेरॉइड्स के बिल्कुल उलट इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, मतलब इंजेक्शन घोंपते ही दवाई ब्लड में मिल जाएगी और शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपना तांडव मचाएगी। तो अब जरा जान लेते हैं कि शरीर में पहुंचने के बाद आखिर ये चीजें काम क्या करती हैं। देखो, मांसपेशियों के आकार को बड़ा करने के लिए दो चीजें जरूरी है, पहला प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरा सेलुलर रिपेयर। हमारी मांसपेशियां लंबे लंबे फाइबर से बनी हुई हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें टूट फूट होती है, और जब ये टूट फूट रिपेयर होती है तो इस मांसपेशी का आकार पहले से बड़ा हो जाता है, ताकि जब दोबारा ऐसा लोड पड़े तो शरीर इस लोड को झेलने के लिए तैयार रहे। अब स्टेरॉइड इसी प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, बहुत तेज, बहुत ही ज्यादा तेज। आसान शब्दों में कहूँ तो अगर बढ़िया से कसरत करके खा पी के कुंभकर्ण की तरह सोया जाए तो लगभग 48 घंटे में मसल रिपेयर का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम स्टेरॉइड की मदद से किया जाए तो कच्ची पक्की डाइट और कच्ची पक्की नींद के साथ ये काम 24 घंटे से पहले ही हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ गया? हाँ ठीक है, मसल रिपेयर हुई है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ है? तो देखो जी, आपकी जो मसल रिपेयर हुई है उसको रिपेयर करने के लिए जो माल मसाला चाहिए वो इसी प्रोटीन सिंथेसिस से तो आता है। यानी अगर बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होगा तभी मसल रिपेयर होगी। बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द है कि जबान में गांठ लग जाएगी। तो मोटा मोटा आइडिया यहाँ से आपको पता लग गया होगा। अब क्या इस बात का मतलब ये हुआ कि बस एक्सरसाइज किए जाओ और साइंस के दिव्य प्रकाश से निकले स्टेरॉइड नाम के च्यवनप्राश को गटके जाओ और मांसपेशियां बड़ी होती जाएंगी? मतलब कितनी बड़ी होंगी? क्या बड़ा होना कभी रुकेंगी या बस बढ़ती ही चली जाएंगी? कोई लिमिट है क्या? वेल, बिल्कुल है जी। देखो, हमारे शरीर में मायोस्टेटिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो जन्म के बाद हमारा शरीर कितनी मैक्सिमम मसल पुट ऑन कर सकता है इसकी लिमिट सेट करता है। क्योंकि अगर ये ना हो तो शरीर म्यूटेट हो जाएगा, अदरक की तरह बढ़ने लगेगा। इसी को शरीर की जेनेटिक लिमिटेशन कहते हैं। अब स्टेरॉइड क्या काम करेंगे? किसी एक पर्सन को जो खानदानी जीन्स मिले हैं उसके हिसाब से उसकी मांसपेशियों का साइज कितना बड़ा हो सकता है उसे उस लेवल पर पहुंचाने में मदद करेंगे। उससे आगे वो नहीं जा पाएगा। यानी कि सेम स्टेरॉइड की सेम डोज दो अलग अलग आदमियों पर अलग अलग लेवल का असर डालेंगी। अब आपके मन में आ रहा होगा लालच, क्यों ना इस मायोस्टेटिन को ही ठिकाने लगा दें और देखें क्या रिजल्ट निकलता है। वेल, तो उसके लिए आपको अपने शरीर से मायोस्टेटिन को ठिकाने लगाने की जरूरत नहीं है। बल्गेरियन बुल को देख लो, इसमें मायोस्टेटिन जीन जो है एब्सेंट है। हालत देख रहे हो इसकी? कुछ ऐसी हालत हो जाएगी हमारी भी। अब जरा पुरुषों में स्टेरॉइड्स के फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। इन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल डॉक्टर ऐसी गंभीर बीमारियां जो मसल को वेस्ट करती हैं उनके असर को कम करने के लिए करते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल मास बढ़ता है और शरीर में ताकत बढ़ती है। वेल, फायदे के नाम पे बस इतना ही सब कुछ होता है। अब ये तो वो काम था जो स्टेरॉइड से हम करवाना चाह रहे थे, यानी कि मसल बिल्डिंग। लेकिन ये कुछ ऐसा भी काम करते हैं जो हम नहीं चाहते कि ये करें। दरअसल शरीर में इनके जाते ही हमारे शरीर की नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन वो लगभग ठप हो जाती है। और मैं टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब बना बनाया माल मसाला बाहर से मिल जाएगा तो शरीर उसे अंदर बनाने की मेहनत काहे करेगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या नुकसान है, ये तो फायदे का सौदा है। हमारा शरीर तो कम बना रहा था, हमें तो फालतू मिल गया। नहीं, नुकसान है, बहुत बड़े बड़े नुकसान है, वो आगे बताऊंगा। अभी जरा इसे कंटिन्यू करते हैं। मतलब एक मर्दाने शरीर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उभर के सामने आना शुरू कर देती हैं। अब नुकसान सुन लो, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो सकती है, गोटों का साइज छोटा हो जाएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हो सकते हो, चेस्ट लटक जाएगी, सर से बाल गायब होने लगेंगे, दाने निकलेंगे, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, नींद अच्छे से नहीं आएगी और शरीर में गंदे कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाएगा। लेकिन भैया लिवर, किडनी और हार्ट का क्या?
तो भाई साहब इनका तो ऊपर वाला ही मालिक है, चल गए तो जिंदगी भर चलेंगे और ना चले तो कभी भी टपक सकते हैं। ये जर्नल साइड इफेक्ट्स हैं। बोले तो स्टीरॉइड्स अगर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए तो कोई स्पेशल कैटेगरी का साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं। अब जानते हैं इतिहास में हुई उस घटना के बारे में जिसने स्टीरॉइड का नाम घर घर तक पहुंचा दिया था, और वो घटना थी 1988 में कैनेडियन स्प्रिंटर बेन जॉनसन के द्वारा सियोल ओलंपिक्स में 100 मीटर की स्प्रिंट रेस। बेन जॉनसन ने ना ही सिर्फ गोल्ड मेडल जीता था बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, और उसके बाद हुए यूरिन टेस्ट में इनका राज खुल गया। ओलंपिक इतिहास में ये घटना इतनी बड़ी थी जिससे हर एक एथलीट को ये बात समझ में आ गई कि स्टीरॉइड्स कितने पावरफुल हैं और हर स्पोर्ट्स पर्सन को औरों से मीलों आगे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन क्या इनकी रोकथाम के लिए कुछ किया नहीं गया? मतलब इस तरह से तो इन्हें स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करते रहो और मेडल ले लेकर निकलते रहो। तो भैया ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स में इनकी रोकथाम के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनाई गई यानी कि वाडा, और हमारे देश में है नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब दुनिया भर में होने वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कोई एथलीट स्टीरॉइड का इस्तेमाल करके यानी स्पोर्ट्स में चीटिंग करके मेडल लेकर ना निकल जाए तो उसकी रोकथाम के लिए ये एजेंसी काम करती है। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को अलग अलग देशों की नेशनल डोपिंग एजेंसीज के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि पैसे ले दे के तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आप समझदार तो हो ही। अब सारे स्पोर्ट्स तो वाडा के अंडर नहीं आते, लेकिन 650 स्पोर्ट्स को जिसमें ओलंपिक गेम्स भी हैं, वाडा के रूल्स के अंडर गवर्न किया जाता है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या बिना स्टीरॉइड्स के एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का कोई और भी तरीका हो सकता है? मतलब जिसका इस्तेमाल ये एथलीट लोग करते हो लेकिन वो स्टीरॉइड ना हो और बैन भी हो। हाँ जी बिल्कुल है, इसे कहते हैं ब्लड डोपिंग। अब इसमें होता ये है कि एथलीट अपने ही खून को निकलवा कर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखवा देता है। अब जब शरीर में खून कम होगा तो शरीर उसे पूरा कर लेगा, लेकिन यही एथलीट कंपटीशन से पहले मतलब 1-2 दिन पहले इस रखे हुए खून को दोबारा ट्रांसफ्यूज करा लेगा, अपने शरीर में डलवा लेगा, जिससे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। अब इससे होगा ये कि ज्यादा रेड ब्लड सेल मतलब मांसपेशी को ताकत जनरेट करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, जिसका रिजल्ट परफॉर्मेंस में साफ दिखाई देगा। ये एक नॉन स्टेरॉइडल तकनीक है शरीर की क्षमता बढ़ाने की। अब यहाँ 2 सवाल आते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंपटीशन के पास में ही क्यों किया जाता है, पहले से करके क्यों नहीं रखते? वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इन घुसपैठिए रेड ब्लड सेल्स को पकड़कर जल्दी जल्दी निपटाना शुरू कर देता है, जिसे हीमोलिसिस कहते हैं। यानी शरीर को जितने रेड ब्लड सेल्स की जरूरत है अगर उससे ज्यादा शरीर में पहुंच गए तो इम्यून सिस्टम उन्हें निपटा देगा। तो इनसे फायदा लेने के लिए कंपटीशन के पास में इन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए शरीर में डाला जाता है। अब बेन जॉनसन से उनका मेडल तो छीन लिया गया, लेकिन इस घटना ने हर एक स्पोर्ट में स्टेरॉइड के इस्तेमाल को खोजने की एक नई रेस शुरू कर दी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी अपने को क्या, अपन ना तो कोई स्पोर्ट्स करता है ना ही स्पोर्ट्स से लेना देना है, हम पता नहीं काहे इस वीडियो में अपना टाइम छोंक रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्टीरॉइड्स का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो भाई साहब सपने से बाहर आओ। आप भी जाने अनजाने दुनिया भर के स्टीरॉइड गटकते हो। 12 जनवरी सन 2024 में द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है जिसमें ये लिखा था कि एंटीबायोटिक्स भारत देश में ओवर प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स ये तो शायद स्टीरॉइड नहीं होते। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, ये स्टीरॉइड नहीं है, लेकिन इस जानकारी को मैं स्टीरॉइड से जोड़ने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए, ये एंटीबायोटिक्स आपको प्रिस्क्राइब करता कौन है? डॉक्टर्स, जाहिर सी बात है। और कुछ लोग घर में भी डॉक्टर बन जाते हैं, अपनी मर्जी से भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि छोटी छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स का असर कम हो रहा है, शरीर इनके खिलाफ टॉलरेंस डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी मात्रा बढ़ाई जा रही है। और अगर ये फिर भी काम ना करें तो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, हाँ जी आपने बिल्कुल सही समझा, स्टेरॉइड्स दिए जाएंगे। अब ऐसा होगा ही ये जरूरी नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें स्टेरॉइड्स पहले से ही मौजूद हैं। और मैं आम बीमारियों की बात कर रहा हूँ, जैसे कफ सिरप, इसके अंदर स्टेरॉइड्स मौजूद रहते हैं। सभी के अंदर ना हो, लेकिन ज्यादातर अपने अंदर किसी न किसी स्टेरॉइड को लेकर बैठे हैं। स्टेरॉइड्स को प्रिस्क्राइब करने की डॉक्टर्स की भी मजबूरी है। जब बीमारी कंट्रोल में नहीं आएगी तो पेशेंट को रिलीफ देने के लिए स्टेरॉइड्स दिए ही जाएंगे। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है कि डॉक्टर्स ऐसा मजबूरी में ही करते हैं, बल्कि क्योंकि बीमारी को कंट्रोल करने में स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा कारगर हैं, तो डॉक्टर्स जानबूझकर भी इसका प्रयोग करते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये काम करता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण हैं, जैसे सही से डायग्नोज ना कर पाना, फार्मास्यूटिकल इन्फ्लुएंस, बोले तो दवाई बनाने वाली कंपनी
कंपनी बहुत ही एग्रेसिव स्केल पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है। आप तो जानते ही हैं, हर डॉक्टर के यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे ही रहते हैं जो अपनी कंपनी की दवाई का प्रचार करते हैं। दवाई बनाने वाली कंपनी को कोई मतलब नहीं है कि उनकी दवाई किसी की सेहत पर क्या असर डालेगी। उन्होंने दवाई बना दी, टेस्ट रिजल्ट पूरे कर दिए, मतलब कागजी कार्रवाई पूरी कर दी और उनका काम खत्म। अब तो बस दवाई बेचो और पैसे कमाओ। हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ सबसे कम कीमत इंसान की जान की ही है। डॉक्टर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ये स्टीरॉइड्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनका असर मसल बिल्डिंग वाला तो नहीं होता, बल्कि ये ज्यादातर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी के स्टीरॉइड्स मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन स्टीरॉइड तो स्टीरॉइड है, साइड इफेक्ट सबका है, कुछ का ज्यादा है तो कुछ का कम है, लेकिन है जरूर। अब देखो, अपने आप को बीमार होने से तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कसरत जरूर की जा सकती है। यानी अगर एक्सरसाइज करें तो बीमार होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज आप करोगे कहाँ? जाहिर सी बात है, जिम जाओगे। तो भाई साहब, अगर थोक के भाव में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कहीं किया जाता है तो जिम जाने वाले लोगों के द्वारा ही किया जाता है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर आपको एक ही जगह पर सबसे ज्यादा स्टीरॉइड का इस्तेमाल करने वाले लोग देखने हैं तो वो आपको जिम में ही मिलेंगे। और ये बात मैं अपने मन से बनाकर नहीं कह रहा, बल्कि 21 अगस्त सन 2006 में हिंदुस्तान टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी थी, जहाँ ये बताया गया कि ज्यादातर जिम अपने यहाँ आने वाले क्लाइंट्स को मन चाहे शरीर को जल्दी से जल्दी पाने के लिए बिना स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करे स्टीरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं, बल्कि बेच ही देते हैं। और जो लोग इन्हें ले रहे हैं उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि इनका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या होगा। बल्कि जो लोग बेच भी रहे हैं वो कौन सा डिग्री लेकर बैठे हैं, उन्हें भी इस चीज की जानकारी नहीं है। और अगर है भी तो वो बताएंगे क्यों? अब बताओ क्या करोगे, कहाँ तक भागोगे स्टीरॉइड से? ये तो आपके पीछे पड़े हैं। और स्पोर्ट्स में तो इनकी वैरायटी भी अलग अलग आती है। मसल बिल्डिंग के लिए अलग, फैट घटाने के लिए अलग, शरीर से पानी निकालने के लिए अलग। मतलब अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी लोकल कंपटीशन में भी बिना स्टीरॉइड का इस्तेमाल करे मेडल जीत कर ले आए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन एथलीट ही बॉडी बिल्डिंग कंपटीशंस में स्टीरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इंटरनेशनल एथलीट्स इंडियन एथलीट से भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनके पास डॉक्टर्स हैं, नॉलेजेबल स्टाफ है, उनके फिजियो, ट्रेनर, डाइटिशियन, टाइम टू टाइम ब्लड कल्चर टेस्ट भी किए जाते हैं। और अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे हो गई तो उसका पता लगाकर टाइम से उसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि स्टीरॉइड अब्यूज की वजह से ये एथलीट इस दुनिया में अब नहीं रहा। अब जरा बीटा ब्लॉकर्स की बात कर लेते हैं, यानी ऐसे स्पोर्ट्स जहाँ पर हल्क जैसे मसल नहीं चाहिए, वहाँ पर कौन से स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनको नाम दिया गया है बीटा ब्लॉकर्स का। ये सबसे पहले हार्ट रेट को रिड्यूस कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर सिचुएशन में आपका दिल बेलगाम घोड़े की तरह नहीं धड़केगा, बल्कि कंपोजर मेंटेन रहेगा, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा और टेंशन में शरीर कांपेगा भी नहीं। ये इनवॉलेंट्री मसल्स की शेकिंग को कंट्रोल करके शरीर को कांपने से रोक देगा। इन सारी चीजों का इस्तेमाल शूटिंग, आर्चरी, चेस और भी ऐसे बहुत सारे खेलों में किया जाता है जहाँ पर एंजाइटी और नर्वसनेस परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकते हैं। अब आजकल बच्चे इनका इस्तेमाल अलग अलग एग्जाम्स में एडवांटेज लेने के लिए भी करते हैं, क्योंकि ये दिमाग को अलर्ट मोड पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम की सिचुएशन में दिमाग के सोचने, समझने और जवाब देने की क्षमता पहले से बेहतर हो जाती है। अब देखिए, इस वीडियो में जानबूझकर मैंने कुछ जानकारियां आपसे छुपाई हैं, जैसे कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि किस स्टीरॉइड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या किस स्टीरॉइड का क्या काम है, उसका नाम क्या है, कहाँ पर मिलता है। ये जानकारियां मेरे द्वारा जानबूझकर छिपाई गई हैं। वैसे तो ये इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन मैं स्टीरॉइड यूज को प्रमोट नहीं करता। मेरा काम है आपको जागरूक करना, इसीलिए मैंने जानबूझकर जर्नल टर्म्स का इस्तेमाल किया है। अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। बचपन में इस्तेमाल किए गए स्टीरॉइड का कितना भयानक परिणाम निकल सकता है, उसका उदाहरण आप ये देखिए। अभी कुछ दिन पहले मोटा भाई के बेटे की शादी हुई थी। अगर आपको पता हो तो ये भाई साहब बचपन में बहुत बीमार पड़ गए और इनका इलाज करते हुए डॉक्टर्स ने इन्हें बचपन में बहुत ज्यादा मात्रा में स्टीरॉइड्स दे दिए, जिनकी वजह से इनके शरीर की ऐसी स्थिति हो गई। और अब ये चाह कर भी ज्यादा कुछ खा पी नहीं सकते, नहीं तो वजन बढ़ेगा। इसीलिए जब आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएं तो रिक्वेस्ट करें कि सर हो सके तो स्टीरॉइड्स ना दें। इससे डॉक्टर को भी ये एहसास होगा कि आप जानकारी रखते हैं। और अगर स्टीरॉइड के बिना काम चल पाएगा तो डॉक्टर स्टीरॉइड प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, और अगर नहीं चलेगा तो सावधानी से
काम करेंगे। अब देखो, बायो की कोई टर्म या जानकारी जरा ऊपर नीचे हो गई हो तो उसके लिए माफी, अपन का कमजोर सब्जेक्ट है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर किसी को कुछ ठीक करना हो तो कमेंट बॉक्स में ठीक कर देना। इस वीडियो को बनाने में जो भी रिसर्च सामग्री का इस्तेमाल मैंने किया है वो सारी चीजें आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।